नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मैं इस समय महाराष्ट्र में पुणे में हूँ। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है बारामती, वो जगह जो पवार परिवार का गढ़ है। लेकिन अब पवार परिवार राजनीति में रह नहीं गया, क्योंकि एनसीपी दो फाड़ है और उसके साथ ही पूरे देश की सियासत में तमाम सवाल हैं। एनसीपी में जो टूट हुई है उसका महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? महाराष्ट्र की राजनीति पर ये जो असर पड़ा है उसका देश की राजनीति और 2024 के चुनावों से पहले विपक्षी एकता पर कितना असर पड़ेगा? साथ ही समूचे देश में इस समय 2024 से पहले विपक्षी एकता की क्या सूरत है? देखिए इन सभी सवालों पर श्वेत पत्र। संघर्ष करो, महाराष्ट्र की अजब राजनीति का गजब खेल देखिए। 4 साल में 3 सरकारें, चार साल में 3 तरह की सरकारें, 4 साल में 3 मुख्यमंत्री, 4 साल में अजीत 3 बार उप मुख्यमंत्री, 4 साल में 2 दलों से 4 दल। महाराष्ट्र की सियासत बीते 4 सालों में राजनीति के सारे खेल दिखा गई, सारे दांव चल गई, संबंधों के सारे समीकरण बता गई। वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी फक्त जावी त्याच्यात फसवून आता त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार। हे चित्र जे आहे तुम्हाला दिसेल की कोण कुठे आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष इथे सगळा अजित दादाच्या नेतृत्वाखाली जो महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच दूरी काफी है, लेकिन दिल्ली की सियासत में महाराष्ट्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सांसद देने वाला राज्य। देश में विपक्षी एकता के गार्जियन बनकर मोदी सरकार विरोध का झंडा लेकर चलने वाले शरद पवार का राज्य। उत्तर प्रदेश के बाद हिंदुत्व की राजनीति के उद्घोष वाला राज्य। 2019 से 2024 तक आते आते जिस तरह महाराष्ट्र की राजनीति 360 डिग्री बदल चुकी है, उसका आखिर क्या असर पड़ेगा महाराष्ट्र की राजनीति पर, देश की राजनीति पर, राज्यों की राजनीति पर, विपक्षी एकता की राजनीति पर? 2024ला ज्या निवडणुका होतील ना, त्यामध्ये राष्ट्रवादीचा जो जास्तीत जास्त 71चा आकडा 2004चा आहे, तो आकडा कुठल्याही परिस्थितीत पुढे घेऊन आम्ही जाणारच। महाराष्ट्र पिंजून काढू, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र। तुम्ही आता आम्हाला सांगितलं जातं की आता सभा सुरू होणार आहे। काही लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय। अरे सबसे देखो तो फारूक अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। मला विचारलं, अरे क्या हो रहा है एनसीपी में? मतलब अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे लड़ ले, मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले। आपण दिल्लीमध्ये चर्चा करायची, काही दिवस झाले का ताबडतोब जे आहे त्यातून माघार घ्यायची आणि अनेक नेत्यांना तोंड घशी आपण
टाकतो आहोत, पाडतो आहोत, याचं सुद्धा आपल्याला लक्षात कसं येतं. पवार परिवार की एकता पर पड़े सियासत के पावर पंच ने महाराष्ट्र की राजनीति में बयानों, निष्ठाओं और हंगामों की आंधियां तो ला ही दी, लेकिन बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर कर्नाटक तक, कर्नाटक से पंजाब तक, पंजाब से आंध्र तक कयासों के तूफान भी खड़े कर दिए हैं. महाराष्ट्र अगर झांकी है तो पूरी पिक्चर अभी कितनी बाकी है. कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है. 1978 में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल से 38 विधायक तोड़कर शरद पवार ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी. और अब देखिए, उनके अपने भतीजे अजीत पवार ने उनकी ही पार्टी के 30 से ज्यादा विधायक तोड़कर बगावत कर दी है. कितना असर इस टूट का महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा? पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए. वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं. हमारे विधायक लोगों ने तो क्या होगा आगे इसका भी कोई परवाह नहीं की थी. तो इसलिए ये जो अजीत पवार और उनके सहयोगी जो है वो साथ में आने से सरकार और मजबूत हो गया है और जोर से इस राज्य का विकास होगा. हम लोग देखिए, हम आम आदमी को बढ़ावा दे रहे हैं. पवार के वजह से तो शिवसेना छोड़ी थी ये लोगों ने, अब साथ जुड़े हैं. अजीत पवार जी की वजह से, अजीत पवार के साथ हम नहीं बैठ सकते. अजीत पवार शिवसेना को खत्म कर रहे हैं. अजीत पवार उनके लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं. ये एकनाथ शिंदे और उनके जो 40 चोर है उसने कहा था ना, तो अब हमारे साथी है, अब सरकार मजबूत हो गई. ये ढोंग है. महाराष्ट्र की सियासत का समुद्र मंथन तो हो गया, लेकिन क्या निकला है उसमें से, ये बड़ा सवाल है. किसके हाथ महाराष्ट्र की कितनी बाजी लगी है, किसको क्या मिला और क्या मिलेगा. महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं. 105 बीजेपी के पास, 40 शिवसेना शिंदे की, अजीत गुट का दावा 40 का. इस तरह सरकार की स्थिति बनी 185, यानी बहुमत से बहुत अधिक. बीजेपी के साथ पहले शिवसेना के एक धड़े का जोड़ना और फिर एनसीपी का आना क्या असर डाल सकता है महाराष्ट्र की राजनीति पर, ये क्षेत्र, शक्ति और आंकड़ों की मदद से समझा जा सकता है. शिंदे ने जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो वो अपने साथ शिवसेना के लगभग 75% हिस्से को ले गए. यानी शिवसेना को विधानसभा चुनावों में मिले कुल 16.41% वोटों में से लगभग 12% जनमत के प्रतिनिधि उनके साथ आए. शिंदे के नेतृत्व में अगर जादू रहा तो ये बीजेपी के लिए बहुत फलदायक रह सकता है. इसी तरह अजीत पवार से मिलेगी जीत की पावर. पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर जैसे इलाकों में मराठा और मुस्लिमों की निष्ठा बड़ी संख्या में एनसीपी के साथ है. इन क्षेत्रों में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं. शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं. बदली परिस्थितियों में अगर अजीत पवार उनके बिना एनसीपी को अपने कंधों पर ले जाने में समर्थ हुए तो ये भी बीजेपी के लिए एक राजनीतिक सहयोगी के तौर पर काफी फायदेमंद हो सकता है. निर्णय बहुत अच्छा निर्णय, अजीत पवार का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय, उसका हम स्वागत करते हैं. तो आपको लगता है क्या कि अब शरद पवार का क्या होगा, क्योंकि लगता है अकेले बचे हैं? नहीं, ठीक है, शरद पवार के साथ कुछ एमएलए रहेंगे, लेकिन ज्यादा एमएलए अजीत पवार के साथ रहेंगे. आपको लगता है ये पूरी एनसीपी है या फिर टूटी हुई? नहीं तो 75% एनसीपी अजीत पवार के साथ है. महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की 2 बड़ी पार्टियां टूटकर सिकुड़ चुकी हैं और बाकी बचे हिस्से के साथ पहचान और संगठन के संकट से जूझ रही है. तीसरी पार्टी कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है. इस सब से मतदाताओं के बीच भी असमंजस की स्थिति है. ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव सर पर है और उसी के साथ विधानसभा चुनाव भी.
महाराष्ट्र की धुंधली तस्वीर का फायदा एनडीए को मिल भी सकता है। एनसीपी का चुनावी निशान है घड़ी। और देखिए, ये वक्त की ही बात है। पिछली बार जब अजीत पवार ने बगावत की थी तब शरद पवार ने उसे संभाल लिया था और बाद में उन्होंने जब पूरी उस बगावत वाले एपिसोड का खाका खींचा तो ये समझ में आया कि राजनीति के असली चाणक्य शरद पवार हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि अजीत पवार की दादागिरी चल गई और शरद पवार चित हो गए। महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, परंतु मित्रांनो, काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नहीं? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। मैं नाराज हुआ उससे। जी सर। क्या बोलते हैं कि इस एज में, इस एज यानी क्या? ठीक है, एज है कोई 80 वर्ष की। मोरारजी भाई देसाई कितने से, कौन सी उम्र देश के प्रधानमंत्री बनने से याद है? हाँ, मैं तो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, मैं कोई मिनिस्ट्री की फोर्स बनना नहीं चाहता, मुझे खाली संगठन में काम करना है। तो कहाँ एज आएगा? वाजपेयी कहते थे टायर हूं ना रिटायर, न टायर्ड हूं ना रिटायर्ड, न टायर्ड हूँ न रिटायर्ड। आप भी वही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल टायर्ड नहीं। बात परिवार की थी, पार्टी तक आई और पदों के अंदर की कहानी सड़क पर आ गई। कभी चाचा भतीजे का प्रेम तस्वीरों से लेकर बयानों तक झलकता था। अब ये नौबत कि हर बात पर अदावत। आज जर आमच्या काही मित्रांचं एक वेगळं काही बैठक झाली, मेळावा झाला, त्या सगळ्याच्या पाठीमागचे फोटो बघितले। त्या फोटो सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा। आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी पोस्टर लावली, त्याचा फोटो माझा। त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही, त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे। कारण त्यांचं नाणं खरं नाही आहे, खणखणं वाजत नाही आहे, हे नाही लोक ओळखतील, त्यामुळे नको की अडचण लावून टाकायच्या ठिकाणी फोटो दाखवा पाहिजे। आपल्यावर राष्ट्रवादीवर का आली? आपण सगळ्यांनी इतके दिवस, मला आठवतंय, एकंदरीतच मी राजकीय जीवनामध्ये काम करत असताना साहेबांच्या छत्रछायेखाली आणि मार्गदर्शनाखाली मी तयार झालेलो आहे, मी घडलेलो आहे। ह्याच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये तिळमात्र शंका नाही। परंतु साहेब आपल्या सर्वांचे श्रद्धास्थान आहे, त्याही बद्दल आमचं प्रत्येकाचं ते मत आहे। शरद पवार महाविकास अघाड़ी के अभिभावक की भूमिका में थे। धीरे धीरे पूरे देश में मोदी विरोधी एजेंडे के सूत्रधार बनते जा रहे थे, लेकिन एक पल में मंजर बदल गया। सवाल ये उठता है कि क्या चाणक्य कहे जाने वाले चाचा भतीजे की चाल भांप नहीं सके या जानबूझकर सब नजरअंदाज करते रहे? क्योंकि संकेत तो साफ थे, जो बता रहे थे कि रोटी पलटी नहीं तो जल जानी तय है। अजित पवार की पावर पटकथा के पन्ने धीरे धीरे भर रहे थे, जिन पर लिखा संदेश भी स्पष्ट था। शरद पवार या तो देख नहीं सके या अति आत्मविश्वास से भरे थे। कहानी शुरू होती है 2021। अजित पवार और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच शुरू हुई। ये माना जा रहा था कि इसमें अजित पवार और उनकी पत्नी का फंसना निश्चित है। इसके अलावा सिंचाई घोटाले को लेकर भी वो फंस रहे थे। लेकिन धीरे धीरे सीन बदल रहा था, जो साफ दिख रहा था। 2022 तक अजित पवार को लगभग 17 मामलों में अलग अलग जांच संस्थाओं से क्लीन चिट मिल गई।
भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा और फिर ईडी से भी क्लीन चिट मिली। मध्य काळामध्ये जे केले नाही तशा प्रकारचे चुकीचे आरोप आपल्यावर झाले। कोणी न सांगता मी उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला। त्याच्यामध्ये वस्तुस्थिती लोकांच्या समोर यावी। दूध का दूध पानी का पानी हे लोकांना समजलं पाहिजे। दरअसल हालात बदलते जा रहे थे। हालांकि इसका आधार तब से ही बनना शुरू हो गया था जब 1999 में शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन किया। अजित पवार उसमें डायरेक्ट किसी भी बड़ी जिम्मेदारी के पद से वंचित थे। शरद पवार महाराष्ट्र की हर राजनीतिक दांव में खुद को सिकंदर बताते चले गए। बाकी फिरवावं लागते आणि ती फिरवली नाही तर तसंच आहे आणि म्हणून वाटकी फिरवायची वेळ आता आलेली आहे। आता नक्की वेळ ही आलेली आहे की विलंब करून चालणार नाही। 2 मई को शरद पवार ने जब पार्टी प्रमुख का पद छोड़ा तो अन्य पार्टी नेताओं के मुकाबले अजित भावनात्मक रूप से शांत थे। उन्हें विश्वास था कि अब उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जाएगी, लेकिन शरद पलट गए और इतना ही नहीं, उन्होंने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अजित पवार फिर बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद लिए खाली हाथ रह गए। का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही ही चूक आहे आमची? आमच्यामध्ये धमक किंवा ताकद नाही का सरकार चालवायची? आहे। मी सुप्रियाशी बोललो, अगं सुप्रिया, आपण एका घरातले एका कुटुंबातले आहोत, लहानाची मोठे झालो, काहीतरी सांग। ते हट्टी आहेत, ते ऐकत नाहीत कुणाचं। असा कसला हट्ट आहे? का आमचा आदर आहे? मी म्हणतो खरंच आदर आहे, पण हे कुठंतरी महाराष्ट्रातल्या जनतेला पण कळलं पाहिजे। शरद पवार ने पटना में विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस के साथ आगे बढ़ना तय किया तो अजित पवार को एक मौका मिल गया और महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजा आमने सामने आ गए। लोकसभा की सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का ही नंबर आता है। ऐसे में महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसका सीधा असर देश की राजनीति पर और 2024 के चुनावों पर पड़ना तय नजर आता है, खासकर तब जब विपक्ष की 2 ऐसी पार्टियां हैं जो दो फाड़ करके पक्ष में भी शामिल हो गई हैं, यानी कि पहले शिवसेना और अब एनसीपी। राजनीति में नेताओं के आपस में मिलने से क्या जनता का वोट भी मिलता है? ये एक यक्ष प्रश्न है जो समय समय पर उठता रहता है, लेकिन हार जीत के समीकरण पर असर पड़ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या देश में बदल सकता है महाराष्ट्र के सियासी प्रयोग से? आइए वो समझते हैं। शरद पवार संभावित विपक्षी एकता के मुख्य चेहरे थे और ये उस राज्य से थे जहां यूपी के बाद सबसे अधिक 48 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के महाअघाड़ी जैसा प्रयोग देश के कई राज्यों में बन सकता था। वैसे भी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, जिससे महाराष्ट्र का रण बीजेपी के लिए आसान नहीं था। अब वो सूरत पूरी तरह बदल चुकी है, यहाँ तक कि देश में विपक्षी एकता की बातों से ज्यादा विपक्ष में अपने दलों के बीच बगावत रोकने की चुनौती बड़ी हो गई। 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तो जब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज होगा। इसलिए सब लोग मिल करके जल्दी से जल्दी बुलंदी कीजिए। डर लग रहा मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी में टूट के डर से, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कई विधायक, कई सांसद दूसरे दलों के भी संपर्क में। सुना चर्चा कर रहा सब कि बिहार में एमपी लोगों को तोड़ दिया जाए, एमपी को तोड़ो, बिहार में से निकालो। बिहार कहाँ हिलता डुलता है? हिलने डुलने नहीं देंगे हम लोग बिहार में, न बिहार हिलेगा न डुलेगा, और बिहार से ही इनका सफाया होगा। बीजेपी ने 2019 में कर्नाटक, शिवसेना के साथ महाराष्ट्र और बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर बड़ी संख्या में लोकसभा सीटें जीती थी। इन राज्यों में बाद में हालात बदल गए।
यूपी में बीजेपी अलग लक्ष्य लेकर चल रही है और उसके बाद महाराष्ट्र जरूरी था। मौजूदा हालात 2024 के लिहाज से नई तरह की राजनीति का रास्ता खोलेंगे। जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। विपक्ष के लिए शरद पवार बड़ा चेहरा थे। वो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक विपक्ष को उम्मीदें जगा रहे थे। नीतीश कुमार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता, लालू, सबका विश्वास उनमें था। अब शरद खुद ही अपने ही गढ़ में पराजित दिख रहे हैं, तो विपक्ष की एक आस भी टूटी। महाराष्ट्र प्रकरण के बाद से विपक्षी खेमे में खलबली है। पवार पराजित से होकर खेल से लगभग बाहर है। राहुल अयोग्यता के संकट से जूझ रहे हैं। नीतीश के नाम पर कोई सहमति नहीं। अखिलेश, केजरीवाल, चंद्रशेखर राव की अपनी अलग राजनीति है। बीजेपी महाराष्ट्र को साथ लेती है तो पूरे देश में ये नैरेटिव बनाने में सफल हो सकती है कि मोदी है तो मुमकिन है और बीजेपी अपने एजेंडे को आसानी से आगे ले जा सकती है। दिलचस्प है कि सियासी रोटी पलटने का पहला जिक्र शरद पवार ने इसी साल अप्रैल में किया था, लेकिन रोटी पलट दी भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या पूरे देश में एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है जहां पर गठबंधन बनाने के लिए पार्टियां जुड़ेंगी नहीं बल्कि पार्टियां तोड़ी जाएंगी? हम लोग सब साथ साथ काम कर रहे हैं, कर रहे हैं और हम लोग एकजुट है। सुना चर्चा कर रहा सब कि बिहार में एमपी लोगों को तोड़ दिया जाए, एमपी को तोड़ो, बिहार में से निकालो। बिहार कहाँ हिलता डुलता है। राष्ट्रीय जनता दल जदयू को तोड़ना चाह रही है। नीतीश कुमार जी को सीएम से हटा करके वो लोग खुद सीएम का पद लेना चाह रहे हैं और ये नीतीश कुमार जी को पता चल चुका है। अब पता चल चुका है तो अपनी रणनीति वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी से ज्यादा असत्य बोलने वाला बिहार का कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। कभी भी आप देख लीजिए, आप एक बार फिर पूछ लीजिए, कहेंगे हमको तो पता ही नहीं। अरे तो क्यों मुख्यमंत्री है भाई? झूठ के दलदल वाला यूनिवर्सिटी, यही है नीतीश बाबू का राज। बिहार में बयानों की ये आमद महाराष्ट्र में हुआ सियासी परिवर्तन है। 2024 के लिए विपक्ष की दो मुख्य उम्मीदें थीं। पहला, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी, दूसरा बिहार का महागठबंधन। महाराष्ट्र में विपक्षी एकता को झटका लग चुका है। बिहार में जेडीयू में टूट की बातें उठ रही हैं। बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी टूट फूट का अंदेशा बेवजह है भी नहीं। हाल के दिनों में नीतीश ने अपने विधायकों और सांसदों से मेल मुलाकात तेज की है। बिहार के राज्यपाल से भी मिल चुके हैं। जेडीयू से राज्यसभा सांसद जिन हरिवंश नारायण सिंह से नीतीश नाराज थे, उन्होंने भी नीतीश से एक विशेष मीटिंग की है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी आप लोगों ने दी, पैसा आप लोगों ने लिया। पूरी एक पेज की बुक लिस्ट रिलीज की थी जेडीयू ने कि किसको कितनी जमीन के बदले कौन सी नौकरी मिली। वो लोग भी जेल में हैं। और एविडेंस के साथ जब सीबीआई ने मामला फाइल कर दिया, चार्जशीट फाइल कर दिया, तो आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया। क्या समस्या है? माल कमाइए आप, भ्रष्टाचार कीजिए आप, घोटाला कीजिए आप, सीबीआई को एविडेंस मिल जाए, चार्जशीट फाइल हो तो दोषी हो गए मोदी जी। जेडीयू के लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 5 सांसद हैं। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के विधायकों से भी बात की। 245 विधायकों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू के 43 विधायक हैं। बीजेपी के बिहार विधानसभा में 74 विधायक थे। अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए बिहार में अगर टूट हो भी जाए तो सरकार बनाना आसान नहीं दिखता, क्योंकि वो बहुमत से काफी दूर रह जाती है। लेकिन अगर महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी टूट सकती है तो बिहार में भी कुछ भी हो सकता है। पिछले बार 17 सीट मिली थी, यानी क्या इस बार जनता दल को 17 सीट मिलेगी?
और इसलिए और आज की स्थिति में 8-10 से ज़्यादा सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो सांसद है उनको भी लगता है कि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा। फिर नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है, सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और इसलिए एक भगदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद है, विधायक है, दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भगदड़ की स्थिति है। ये तो पता है कि जब आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ मिल गए, नीतीश तेजस्वी की सरकार बन गई, तो पूरी तरह से भाजपा डर गई है। अब तो भाजपा के नाव को पिछले सावन में डुबाया था इस बिहार में, आने वाला सावन भी बीजेपी के लिए भारी है, ये एहसास भाजपाइयों को हो गया है, इसलिए अनर्गल प्रवचन करते रहते हैं। इसके अलावा जब से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमीन घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, तब से ये माना जा रहा है कि नीतीश अपनी सुशासन बाबू की छवि को लेकर चिंतित हो गए हैं। दूसरी तरफ नई शिक्षक भर्ती नीति के चलते जेडीयू और आरजेडी में तनाव की स्थिति आ सकती है, यानी नीतीश के लिए थोड़ा बेचैनी भरे समय की शुरुआत है। पूरा बिहार जंगल राज में आप झोंक दिए हैं, अपराधी और माफियाओं के और घोटालेबाजों के संरक्षण में आप चले गए हैं और आप आज घोटालेबाज माफियाओं के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश बाबू, आपके 18 साल के इस लंबे कालखंड में बिहार में कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं आया? कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया? क्योंकि बाहर के लोग जानते हैं कि यहाँ शिक्षा से खिलवाड़ होता है और माफिया उसको मैनेज करते हैं। बिहार की राजनीति में अचानक तेजी से उछाल आ चुका है। नेताओं के बयान इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में वहां कुछ भी हो सकता है। जो लोग दूसरे की पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हमेशा ये डर सताता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने दूसरों की पार्टी को तोड़ा, अब उनको अपनी पार्टी टूटने का डर सता रहा है। अब पानी नाक से ऊपर चढ़ गया था, यानी जो भी निर्णय हमारे थे उन सब निर्णय को तोड़ मरोड़ करके नीतीश कुमार या तो हाफ हैजर्डली इम्प्लीमेंट किया या तो नहीं किया। इसके लिए हमको जनता का जवाब देना पड़ रहा था और जनता, हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे नेशनल काउंसिल में बैठक किया हो या कोर कमेटी की बैठक किया था, सब में जनता ने हमको इजाजत दिया कि अब नीतीश कुमार के साथ आपको मिलना। दरअसल नीतीश जब से आरजेडी के साथ आए हैं, तब से बीजेपी का ये कहना है कि कई विधायक सांसद इससे नाराज हैं और पाला बदल सकते हैं। नीतीश एक डर पहले भी जता चुके हैं जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के आरसीपी सिंह पर पाला बदलने के कड़े आरोप लगाए थे। आप सोच सकते हैं, जिस आदमी को इतना अधिक हमने सम्मान दिया, अब वो इस डर की बात बोलता है। आप जान रहे हमारे दल से जुड़े हुए जितने लोगों को कितनी तकलीफ हुई है, कितना दुख हुआ है कि इस तरह की कोई बात बोलता है। तो इसलिए वो सब छोड़ ना दीजिए भाई, हम कहां से कहां ला करके कहां से कहां पहुंचाए। अब किसी के मन में कोई रहता अपना करो भाई, जहां रहना वहां रहो, जाओ, हो गया खत्म। इसी तरह यूपी में भी कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है। बार बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनसे ये पता चलता है कि यूपी में भी अंदर खाने कुछ चल रहा है। कभी अखिलेश के सिपहसालार रहे ओपी राजभर समाजवादी पार्टी में ही टूटने की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। भाई आज भी कह रहा हूं कि जो मायावती जी, अखिलेश जी को अंधविश्वास था, योगी जी ने तोड़ दिया। इन लोगों ने कहा था कि नोएडा और गाजियाबाद जो जाएगा दोबारा रिपीट नहीं करेगा। मुहर लगा दिया ना योगी जी ने जाके, इनके अंधविश्वास को तोड़ दिया। अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि मायावती जी, अखिलेश जी, जितने भी मुख्यमंत्री हुए, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है दौड़ने वाला, तो योगी जी इस समय दौड़ रहे हैं। तुलना करिए सबका। हम झूठ नहीं बोलते महाराज, हम सच बोलते हैं ना। सच थोड़ा सुनने में कड़वा लगता। अखिलेश के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी की पार्टी के भी बीजेपी के नजदीक आने की खबरें खूब सुनाई दे रही हैं। हालांकि तस्वीर कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन बातें हैं तो कोई बात तो होगी ही। महाराष्ट्र में जैसे ही सियासी घटनाक्रम आगे बढ़ा, जैसे ही एनसीपी में टूट हुई, वैसे ही कांग्रेस ने यहां पर नेता विपक्ष के लिए अपना दावा ठोक दिया। पर समूचे देश के नेता विपक्ष का क्या?
क्योंकि शरद पवार की अगुवाई में ही विपक्षी एकता अलग अलग दिशा से आगे बढ़ रही थी। तो क्या 2024 के हिसाब से जब विपक्षी एकता की बात की जाएगी तो उसके नेतृत्व में कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा? शरद पवार प्लान बना रहे थे कि विपक्षी एकता का गठबंधन 2024 चुनाव के लिए कैसे होगा। शरद पवार कदम दर कदम रणनीति बना रहे थे, बाकी दल उनके साथ वैचारिक समर्थन की स्थिति में थे। अब जब सत्ता के महासमर में शरद पवार अपने ही घर के आंगन में पराजित से खड़े हैं, तो विपक्षी एकता का चेहरा कैसे तय हो? जितने डिसीजन हो गए, ये सब डिसीजन में ये लोग पार्टी थे या नहीं। और इसका एक सिंपल, जैसे आपने कहा कि फतेह साहब का नाम ले लिया कि उन्होंने कहा कि ये इलीगल है, इलीगल है, मेरा इलेक्शन इलीगल है। मेरा इलेक्शन, ये तो मीटिंग हो गई दिल्ली में, दिल्ली के मीटिंग में तालकटोरा में कई हजार लोग थे, इस सब के सामने से इलेक्शन हो गया, अनअपोज हो गया। होने के अच्छा ये खुद जो प्रपोजल था, वो प्रपोजल रखने में पटेल खुद थे। अलग अलग दलों के विपक्षी दलों के नेता ये तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम का विपक्षी एकता की कोशिशों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और विपक्षी एकता की कोशिशें जारी रहेंगी। लेकिन ये बात छुपी नहीं कि शरद पवार इसके मुख्य रणनीतिकार थे। शरद पवार की वरिष्ठता और सुझाव सहयोगी दलों के लिए स्वीकार्य थे। शरद पवार ने ही अगली मीटिंग की तारीख और जगह तय की थी। विपक्षी गठबंधन की कोशिशों के सामने ये सवाल पहले भी था कि विपक्ष का चेहरा कौन। अब ये सवाल महाराष्ट्र घटनाक्रम के बाद से और भी जरूरी हो चुका है कि विपक्ष का मुख्य चेहरा अब कौन। राहुल गांधी संसद सदस्यता गंवा चुके हैं और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर हैं। नीतीश बिहार में महागठबंधन एकजुट नहीं रख पाए। मांझी और कुशवाहा जैसे साथी छूट गए। पार्टी के अंदर भी उठापटक है। ममता की राजनीति पश्चिम बंगाल से आगे अधिक विस्तार नहीं ले सकी है। केजरीवाल पहले ही अपनी अलग राह पकड़ चुके हैं। अब बचे सीपीआई, सीपीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके और समाजवादी पार्टी। इनमें से कौन ऐसा नेता है जिस पर विपक्ष एकजुट हो सके? ये सवाल कुछ विपक्षी दलों के लिए बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता है कि कौन नहीं है वो ज्यादा महत्व रखती है, बजाय ये कि कौन कौन यहाँ पे हैं। और बिल्कुल सही कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मकसद हमारा ताकत हासिल करना नहीं है, इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं है। सत्ता की ये लड़ाई जो है ये नहीं लड़ी जा रही है। ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। बिहार से राजनीतिक साथी जुड़े हैं। जेडीयू और आरजेडी के असंतुष्टों पर नजर है। कर्नाटक में जेडीएस की तरफ से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू फिर साथ आ सकते हैं। पंजाब में अकाली हालांकि साथ आने से मना कर चुके हैं, लेकिन बात तो उठने ही लगी है। यूपी में अपना दल साथ है और बाकी कुछ दलों की रणनीति कभी भी एनडीए के साथ कदम ताल कर सकती है। एनडीए की सूरत स्पष्ट होती जा रही है। विपक्ष की मुश्किलें कम होती दिख नहीं रही। 2024 के लिए जंग का एक एक दिन घटता जा रहा है। अगर महाराष्ट्र जैसा कुछ और राज्यों में हो गया तो 2024 के चुनाव से ज्यादा राजनीतिक दलों की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।